अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और अब जो है हम वो सेलुलर एस्पायरेशन जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, आप सबको पता है कि कोई भी सेल होता है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी आपके पास क्या आता है? एनर्जी आपके पास कुछ फ्यूल मॉलिक्यूल्स आती है। वो फ्यूल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। तो अब आप याद रखेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लूकोज को हम लोग फ्यूल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है। या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है। उसमें इसका ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ग्लूकोज के वो टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एटीपी की फॉर्म में जो है स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। और फिर इस एनर्जी को जो ग्लूकोज से बनती है एटीपी में, इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस वगैरह से हमारे पास बनने होती है। ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, बेसिकली आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है। क्यों रिडॉक्स होता है? क्योंकि इससे आपके पास एटीपी बन रही होता है और इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एटीपी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है। कैसे प्रोवाइड करती है कि भाई एटीपी के साथ 3 फॉस्फेट जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो अपना ये टर्मिनल वाला फॉस्फेट जो है उसको रिमूव कर देती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। याद रखना, फर्मेंटेशन जो है ये टर्म जो है बेसिकली जिसने डिफाइन की थी उनका नाम था डब्ल्यू पास्टर। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो इस किस्म की रेस्पिरेशन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या सॉरी एन एरोबिक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपके पास अल्टरनेटिव टर्म है। ठीक है। अच्छा भाई, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं आपके पास वो इथाइल अल्कोहल होता है और लैक्टिक एसिड होता है। आपके पास लैक्टिक एसिड जो होता है वो एनिमल्स में होता है और इथाइल अल्कोहल आपके पास प्लांट्स में टर्म जो है वो यूज़ हो रही होती है। ठीक है। जो आपके पास ये जो द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वेयर अल्कोहल इज फॉर्म इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा, जिसके अंदर अल्कोहल बनता है, अल्कोहल क्या? ये इथाइल अल्कोहल। इसको कहीं पे इथानॉल भी बोलेंगे। 2-3 नाम है, ये आज याद रख लो तुम लोग, तो तुम लोग को आसानी हो जाएगी। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, इसके अलावा इथानॉल। ठीक है। इसके अलावा C2H5OH। जहाँ पे भी इन 4-5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ का नाम आ जाए समझ जाना अल्कोहल की बात कर रहे हो। कौन सा अल्कोहल की? इथाइल अल्कोहल की। ठीक है। ऐसी फर्मेंटेशन जिसके अंदर अल्कोहल बने वो अल्कोहलिक होती है और जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बने वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, होता ये कि कभी आपने सुना हो कि जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो जब वो बहुत एक अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करते हुए, क्या होता है कि उनकी बॉडी ऑक्सीजन वो कम लेते। ठीक है ना, मतलब सांस वो कम ले रहे होते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या होना शुरू हो जाता है? कम। जब ये कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है? ज़्यादा। इस केस में जो ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास जब टूटता है ना, वो किस में टूटता है? वो टूटता है आपके पास लैक्टिक एसिड में। ठीक है। ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपके मसल्स में जाकर क्या हो जाता है? मसल्स में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत दर्द होता है, आपको पेन फील होता है। ठीक है। फिर कहा जाता है जब ऐसा केस हो ना तो लंबी लंबी सांसें लें, बहुत ज़्यादा सांस लें, ब्रीथिंग रेट अपना इंक्रीज़ करें ताकि ऑक्सीजन जो है उसका लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाए। ठीक है। तो अब होप सो आपको लैक्टिक एसिड समझ आ गया होगा। अच्छा, आई स्मॉल बट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। छोटी मगर जो ऑर्गेनिज्म की सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है ना वो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ऑब्टेन करती है, यानी कम ऑर्गेनिजम्स करते हैं मगर करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब एनारोबिकली
जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का कॉमन ही फेज़ है, दोनों के अंदर ही ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। और किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या होती है। इट इज़ एन एरोबिक ब्रेकडाउन। अच्छा देखो सुनो, ये एनारोबिक भी हो सकती है और एरोबिक ब्रेकडाउन भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ग्लूकोज को तोड़ा जाए और ग्लूकोज से क्या बना दिया जाए बेटा? ग्लूकोज से पायरुवेट बना दिया जाए। अब मेरी एक बात याद रखना, मैं बता दूं, जैसे वो जो क्रेब्स साइकिल तुम लोग को याद करनी है ना, ऐसे ये वाली साइकिल भी तुम लोग को याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास ये होता है, देखो ये आपके पास ना बहुत सारे ने स्टेप्स में चल रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी आते हैं, ठीक है ना। ये तमाम एंजाइम जो होते हैं आपके साइटोसोल में मौजूद होते हैं सेल के। याद रखना, जो ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें एंजाइम चाहिए वो कहाँ पे मौजूद होंगे? वो सेल के साइटोसोल में मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा एटीपी हो गया, एनएडी हो गया। एनएडी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सब रिक्वायर होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। इसके दो फेज़ होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है, एक ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है। प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर ग्लूकोज जो है ना वो आपके पास कहाँ तक जाता है? वो आपके पास फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे फर्दर चलता है फॉस्फोरिलेटेड ट्रायोज से आगे, जिसके अंदर आपके पास पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है, वो आपके पास फेज़ कहलाता है ऑक्सीडेटिव फेज़। मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी अपने नोट्स से, ठीक है। आप वो मेरे हैंडमेड्स नोट देख लेगा, उसके अंदर आपको प्रिपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़ अलग से मिल जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज़ ग्लूकोज बिकम फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सबसे पहले क्या होगा? फॉस्फोराइलेटेड का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके पास आया बेटा एटीपी। एटीपी आने के बाद ये जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, इसके पास जाएगा ये एटीपी, और जाने के बाद कैसे आ जाएगा? एडीपी बन के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना ये देखो एक फॉस्फेट, ये नज़र आ रहा है कि इसने अपना एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज को दे दिया। अच्छा 6 क्यों आ रहे हैं? 6 का मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर बेटा 6 कार्बन होता है। आप सबको पता है ना ये बात? अगर नहीं बताना तो मेरी नोमेनक्लेचर की वीडियो लाजमी देख लेना। इसको अगर आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 नंबर का कार्बन है ना बेटा, इसके साथ ही फॉस्फेट अटैच हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। अच्छा भाई, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक उसमें कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में। आइसोमर में कैसे कन्वर्ट होता है कि ये अपनी ना कुछ चीज़ों की ना पोजीशन चेंज कर देता है, और जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम इसको एक और एटीपी देंगे। अच्छा, फ्रुक्टोज भी अगेन 6 कार्बन वाला है, ठीक है। कौन से कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। इसके 6 कार्बन पे तो लगा वही था, इसकी 6 पोजीशन पे एक आपके पास जो है फॉस्फेट लगा हुआ ही था, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर भी आकर लग जाएगा फॉस्फेट, क्योंकि हमने अभी एक और एटीपी दिया ना, ठीक है। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस, अब इसको रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ग्लूकोज बिकम फॉस्फोराइलेटेड, यानी कि इसके अंदर एक फॉस्फेट जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है, किससे? एटीपी से लेके। उसके बाद ये आइसोमराइज हो जाता है, यानी अपने जैसे एक आइसोमर में अपनी जैसी एक और शक्ल में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। आई नो कि आपको आइसोमराइजेशन नहीं समझ आती है कि आप लोगों को ये क्या कहते हैं। मैं आपको बस इतना बता देती हूँ, आइसोमर ये होता है जिसका ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। दो चीज़ें हैं, उनका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज है। जैसे बेटा हम सब इंसान है ना, हम सब बने हुए एक ही तरह के, हम सब के अंदर एक ही जैसे ऑर्गन्स हैं, हम सब लोग बिल्कुल अंदर से सेम है, मगर क्या चीज़ डिफरेंस है? हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अपने फेस फीचर्स देखें, आप मेरे फेस फीचर्स देखें, हम लोगों के फेस फीचर्स कितने चेंज हैं, ठीक है। तो ये बात होती है आइसोमराइजेशन में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरली चेंज आता है, बाकी बनावट एक ही चीज़ से होती है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल क्ले दे दूँ आपको, अब इमादिल जो है वो क्ले से बना लेती हैं हाउस, ठीक है, और इज़मा जो है वो क्ले से बना लेती हैं क्या कहते हैं, बोर्ड बना लेती हैं वो, ठीक है, और उम्मे हानी जो है वो क्ले से हमारे पास पेन बना लेती हैं। मटेरियल एक था, ठीक है, मटेरियल एक ही चीज़ से बना हुआ था, लेकिन उससे डिफरेंट चीज़ें बना दी, तो बस ये चीज़ें होती, ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसको अगेन फॉस्फोराइलेट किया जाता है, यानी अगेन एटीपी को दिया जाता है, और एटीपी अपना फॉस्फेट इनको दे देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किस में?
फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में, यानी अब 2 फॉस्फेट आ गए। ये फॉस्फेट आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? ATP से आ रहे हैं। आपने 2 मॉलिक्यूल्स ATP के कंज्यूम हो गए इस फेज़ में। याद रखना, पूछा जाता है प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर आप कितने ATP जो है वो देते हैं, तो याद रखना 2 ATP आप लोग देते हैं, ठीक है, 2 ATP आप लोग देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो आपके जो फर्दर फिर अब ये देखो, जो 2 मॉलिक्यूल्स आपने दे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ना, ये टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस। बेटा फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस का मतलब ये है कि ऐसे देखो 6 कार्बन से बना हुआ है ना, देखो मेरी बात को गौर से सुनना ज़रा 6 कार्बन से बना हुआ है, एक इस पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, एक इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से ये टूटा और ऐसे चले जाएंगे, 3 कार्बन यहाँ आ जाएंगे एक फॉस्फेट के साथ, 3 कार्बन यहाँ आ जाएंगे एक फॉस्फेट के साथ। ये आपके पास 3 क्या बन गया है? ट्रायोस, ठीक है। एक ट्रायोस का नाम होगा डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड, या इसको 3-फॉस्फोग्लिसरोस भी कहते हैं। अच्छा, ये देखो, ये नाम ना थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, आप लोगों को याद करने में मसला होगा, लेकिन ये कब याद होंगे? जब आप सब लोग मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, और वो असाइनमेंट क्या होगा कि आप लोग पहले इस साइकिल को एक दफ़ा देख के बनाएंगे, दूसरी दफ़ा आप अपने बुक को बंद करेंगे और उसके बाद फिर इसको देख के बगैर देखे बनाएंगे। एंड इससे लगा कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप उस साइकिल को देखेंगे। एटलीस्ट आप लोगों ने मुझे ये पूरी ग्लाइकोलिसिस की साइकिल 10 टाइम्स बनाकर सबमिट करवानी है, सिर्फ़ और सिर्फ ये साइकिल, और कुछ भी नहीं करना है। जो मैं चीज़ बता रही हूँ ना, सिर्फ वो करना है। ये जो साइकिल है ना आपकी बुक में, इस साइकिल को 6 दफ़ा बना के सबमिट करवाना है। अगर ये डिफ़िकल्ट लगती है तो जो मैं सेंड करूँगी ना वो बना लेना, वो इससे वाकई बहुत आसान है, जो मैंने बनाई हुई है। और क्रैब्स साइकिल की जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी वो, ये 2 साइकिल आप सब बच्चे मुझे 10 टाइम्स बना के सबमिट करवा दिएगा, ठीक है, वरना बाद में बोर्ड के टाइम मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं होंगी कि आप लोग को याद नहीं हुआ। अच्छा भाई मैंने आपसे कहा फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट 2 कंपाउंड्स में टूटेगा, एक आपके पास टूटेगा डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में और एक 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड में। अब बेटा ये जो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है ना, ये भी फर्दर ना अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड में, यानी कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन के आ जाएंगे किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड के। ये चीज़ आपकी बुक में यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है 2-ग्लिसरएल्डिहाइड 3p। 2 का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स बनने। ये बात अब आपको समझ आ गई कि जो चीज़ आपकी बुक में नहीं थी वो मैंने बता दी। हाँ, मैं जो अपने जो डायग्राम दूँगी उसके अंदर ये चीज़ बनी हुई होगी, मैं अगेन उसकी लास्ट में वीडियो लगवा दूँगी पहले इतना समझ लो। तो अब इतना यहाँ तक समझ आ गया आपके पास। ये वाला जो फेज़ है, ये आपके पास कौन सा फेज़ है? ये आपके पास फेज़ है प्रिपरेटरी फेज़ है। प्रिपरेटरी फेज़ का मतलब होता है बनाने वाला फेज़, इसके अंदर अभी आप बना रहे हो, अभी आपने बनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने एनर्जी लगा दी है ना, अभी आपने एनर्जी बनाई नहीं है। आगे जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है ना, उसमें एनर्जी बनेगी। अब क्या होगा? अब सुनो, अब उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में ये होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रायोस फॉस्फेट के, वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये 2 प्रोटॉन्स वापस कर देते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस होता है ना, उसके अंदर से 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए जाता है। और ये कैसे होता है? NAD को रिड्यूस कर देते हैं NADH में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब जरा इसको पहले समझ लो, फिर मैं इसको अगेन यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, ये 2 NAD आया और ये जो 2 NAD के मॉलिक्यूल्स आएंगे इन 2 के बाद। हमने 2 बनाए थे ना फ्रुक्टोज 1,6 से, मैंने बताया था ना। तो इसके बाद ये 2 NAD प्लस आएगा, आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 2 NADH में। बेटा एक बात याद रखना, NAD प्लस आ रहा है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। ये इससे क्या ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और क्या करेगा? और इसके बाद ये करेगा कि उससे हाइड्रोजन भी ले लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो NAD ने इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो अपने क्या लॉस करे? इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी। ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कहलाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? 2-ग्लिसरएल्डिहाइड क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है क्या? अपने इलेक्ट्रॉन्स। और किसको दे रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। NAD प्लस को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि 2 NAD आ रहे हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है।
अच्छा भाई, ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसके साथ ही और क्या कर रहा है, इसके साथ ही अपने 2 हाइड्रोजन भी लॉस कर रहा है। ये जो हाइड्रोजन का लॉस होता है ना बेटे, ये हमारे पास किस में आ जाता है, ये जो हाइड्रोजन का रिमूव होता है ये हमारे पास किस में आ जाता है, ऑक्सीडेशन में आ जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो इस वजह से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है कि आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन जो है वो इसमें से रिमूव करे जाएंगे 3Pgl में से, और इसको किसको दे दिया जाएगा, NAD में, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। क्यों, देखो इसने तो करी ऑक्सीडेशन, इस मॉलिक्यूल ने क्या करी, ऑक्सीडेशन, इसने क्या करी, ऑक्सीडेशन। कैसा ऑक्सीडेशन करी, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन आइंस को लॉस कर दिया, तो इसने करी ऑक्सीडेशन। और इसको लिया किसने, इसको लिया NAD ने, तो NAD ने इसको लिया, यानी कि NAD ने क्या किया, गेन किया। तो ये गेन करना हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रिडक्शन हो जाएगा। समझ आई, ये चीज़ अपने पास बना लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अपने बुक के अंदर ना थोड़ा सा ना पेंसिल को चलाना शुरू करो, ठीक है। अच्छा भाई, होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा, ऐसा फेज अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इस जगह पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, मैंने बता दिया कैसे हो रही है, और आपके पास इधर रिडक्शन भी हो रही है, भी मैंने बता दिया कैसे हो रही है। ठीक है, ये जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, चलो भाई समझ आ गया इतना, आगे आ जाओ। इस फेज में आगे क्या होगा, 4 ATP के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुवेट बनने से पहले। अच्छा, मैं अब समझा देती हूँ। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले आपके पास 2 NADH बन के आ गए। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। क्यों, क्योंकि इसने अपने 2 हाइड्रोजन दे दिए ना, तो अब ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड से। ठीक है, फॉस्फो तो आपको पता ही है फॉस्फेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर देंगे अगेन 2 ADP देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, यानी कि इसकी फर्स्ट पोजीशन से ATP हट गया, तो ये हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में अभी क्या था, ये कार्बन 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 है और फॉस्फेट 3 पोजीशन में था। अब ये फॉस्फेट यहाँ से हटेगा और हटने के बाद आ जाएगा सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, ये जो 2-2 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर एक बात याद रखना है, आपकी बुक में इन्होंने दिया हुआ नहीं है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो 2 ग्लिसरेट है ना, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपनी बुक में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना वरना खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छा भाई, फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये आपके पास अपने आप को और चेंज कर लेगा किसके अंदर, 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। अब हम यहाँ पे अगेन 2 ADP देंगे और ये ADP दोबारा से 2 फॉस्फेट को ले जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में, और आपके पास क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इस साइकिल के अंदर आपके पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अभी बताया कैसे प्रोड्यूस होंगे, 2 डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर मौजूद होंगे और इन द एंड आपके पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाला जो ऑक्सीडेटिव फेज था इसके अंदर आपके पास क्या क्या बन के आया, तो आप बोलेंगे मिस 2 NADH बन के आए, 4 ATP बन के आए और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन के आए, यही बात बोलेंगे। यही सारी यहाँ पर लंबी की हुई है। ठीक है, अच्छा भाई, वेयर इज़ द नेट गेन ऑफ 2 ATP टेक प्लेस। बेटा अब आपको बताए कि 4 ATP बन के आए ना, तो 2 ATP तो आपने इनको शुरू में दे दिए थे, तो आप इस 4 ATP में से 2 तो निकाल लोगे। आप बोलोगे भाई ये 2 ATP मैंने दिए थे तो वो उधार वापस करो, ये 2 ATP जो तुमने बनाए वो मैंने उसमें काट लिए, और जो बाकी के इसके 2 ATP है वो बेटा आपने सूद खा लिया। ठीक है, वो सूद खा लिया ना आपने। आगे आ जाए, समझ आ रहा है बेटा, बहुत आसान साइकिल है, 2 से 3 दफ़ा इस लेक्चर को ले लो, ना पक्का पानी हुआ ना समझ आई ना ये साइकिल, तो मेरा नाम जो है वो डॉक्टर लाइबा से चेंज करके डॉक्टर मिस लाइबा कर देना। ठीक है, अच्छा भाई आगे आ जाओ।
द पायरुवेट प्रोड्यूस एट ग्लाइकोलाइसिस हैव 3 मेटाबॉलिक पाथवेज। आपके पास जो पायरुवेट मौजूद बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, इसके 3 मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। और अब ये डिपेंड होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा एंजाइम मौजूद है, उसके हिसाब से पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है। एनारोबिकली भी कन्वर्ट हो सकता है, एरोबिकली भी कन्वर्ट हो सकता है। आप यहाँ पर देखा, आपको दिखाया जाएगा कि जो 2 पायरुवेट है, ये एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है लैक्टेट डिहाइड्रोक्सीजनेस, जिसके आखिर में एज आ जाए समझ जाओ वो एंजाइम है। हम लोगों ने क्या किया, 2 पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया 2 लैक्टेट में इस एंजाइम की हेल्प से। और कैसे कन्वर्ट किया, 2 NADH को दिया और हमें 2 NADH प्लस जो है हमें मिल जाएगा, यानी कि हमने एनर्जी को खर्च किया। बेटा याद करना है, NADH भी हमारे पास एनर्जी ही है, जैसे ATP एनर्जी है ना, NADH भी एनर्जी है। इससे आगे जाके ATP बनता है, बताऊंगी कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत आसान सी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल थी। इंशाल्लाह अगले उसके अंदर हम जो है ये जो तमाम जो फेजेज़ है ना, इसको डिस्कस करके आ जाएंगे क्रेब्स साइकिल पे, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले क्रेब्स साइकिल नहीं पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था डार्क रिएक्शन। तो बेटा लाइट और डार्क रिएक्शन, हाँ अगेन बता रही हूँ, असाइनमेंट में आपने 10 दफ़ा लाइट रिएक्शन, 10 दफ़ा डार्क रिएक्शन और 10 दफ़ा ग्लाइकोलाइसिस देख के सबमिट करा देनी है मुझे, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको संडे तक का टाइम देती हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।